हेलो स्टूडेंट, कैसे सभी लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है 11th क्लास फिजिक्स में। और इसे हम बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बच्चों। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो शायद आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके जरूर वो देखें, क्योंकि आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, एक बेसिक सी चीज है। लेकिन ये पुराने लेक्चर्स जब तक आपके क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा स्ट्रगल करें। तो आज का टॉपिक है बच्चों, क्या है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मतलब कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, जैसे हमने समझा था फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, टाइम समझा था हमने, और कौन सी समझी थी, जैसे हमने मास समझा, मतलब काफी सारी चीजें हमने देखी थी। तो और इसके अलावा कुछ फंडामेंटल, कुछ डिराइव्ड, बहुत सारी हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी। उन सब के आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब या बेसिक सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, जस्ट आप यहाँ से फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? फॉर्मूला। मतलब अगर आपको ये पता है कि किसी फॉर्मूले के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो केवल आप उसके डायमेंशंस को एनालाइज करके, उनकी वैल्यू पुट करके आप उनका रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो शायद आपको आता है और आपको पता है उसके बारे में कि वो क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, चलो मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सभी जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल एम ए। क्या होता है? F इक्वल एम ए। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें आने वाले एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, राइट। ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? पहला तो मास पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, राइट, द इक्वेशन फॉर फोर्स। क्या सर? फोर्स मतलब कि आपको बताना क्या है कि फोर्स के लिए फिर इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी आइए समझते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको करना कैसे है देखिए। सबसे पहले हमें एक चीज पता है, हमें ज्यादा इसमें कुछ नहीं पता, लेकिन सॉल्व में इतना पता है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मतलब मास पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर मास में कोई चीज चेंज होगा, मास अगर चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कि इसके ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट है, इसका अगर मास चेंज होता है तो ऑब्वियसली इसका क्या चेंज हो जाएगा? फोर्स चेंज हो जाएगा, राइट। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। अब मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली कर रहा है कि इनवर्सली कर रहा है, इसलिए मैं इसको पहले लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम के। और हमने पावर रख दिया इसके ऊपर एक्स। एक्स एक ऐसा फैक्टर है जो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो जो भी होगा हमें नहीं पता, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें इसे सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? फोर्स दूसरी किस बात पे डिपेंड करता है? यहां पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए वाई। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला करता है आपके एक्स फैक्टर पे, और सॉरी मास फैक्टर पे, और दूसरा करता है एक्सेलरेशन फैक्टर पे। अगर ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है तो उसको मतलब मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? एफ, और यहां पे एम एक्स और ए वाई, ठीक है।
अच्छा एक चीज बताइए, ये प्रोपोर्शनल जब हटता है, प्रोपोर्शनल जाता है तो उसकी जगह कौन सा हम टर्म यूज करते हैं? वो आता है कांस्टेंट। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल के एम एक्स ए वाई। आप ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, इसी को अब आप इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। लेकिन इससे पहले की क्लास में हमने एक चीज सीखी है और ये रूल हमने पढ़ा था, और वो रूल ये था कि अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट है तो उसके डायमेंशन जो होंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों कैसे होंगे, मतलब डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ एल एच एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर एच एस, राइट। ये हमें इससे पहले पढ़ा है हमने। ये तो पढ़ा है कि अगर कोई भी फॉर्मूला है अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि उसके डायमेंशन जो होंगे लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो बराबर होंगे राइट साइड के डायमेंशन के बराबर, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, एफ है, लिख लिया हमने, एफ लिख लिया। और सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है हमारे सामने एम, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसकी पावर एक्स और ए की पावर वाई। चलिए आइए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बच्चों कि आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए, जिसमें कि फोर्स जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, और वो होता है एम एल टी माइनस टू। बोलिए, यही तो था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या था, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इसके बाद हम इधर देखेंगे मास, एम के लिए, मास के लिए क्या करेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, एम होता है। अच्छा, और पावर कितनी है इसके ऊपर, इसके ऊपर पावर है एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका होता है एल टी माइनस टू। क्या होता है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है मास, वो सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मीटर का देखें तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर का हो जाएगा एल, ठीक है, और एस का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस टू। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एल टी माइनस टू, पावर कितनी आ जाएगी वाई, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यूज रखनी है। चलिए रख के देखते हैं, एम एल टी माइनस टू लिखा हमने। इसका इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एम एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, एल की जगह यहाँ पे वाई, और यहाँ पे टी माइनस टू वाई। ये स्टेप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्या किया हमने, ये वाई था, ये वाई पावर आपने सुना होगा, अगर आपको एक्सपोनेंट और पावर में पता हो तो ये चीज होती है कि अगर किसी भी टर्म पे पावर, जैसे ए की पावर एक्स है और उसकी होल पावर वाई है, तो क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स वाई, ठीक है। तो अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एल पे वन थी पावर, यहाँ कुछ नहीं होता, वन मान लेते हैं, तो वाई का इंटू वन से हो तो वाई आ गया, माइनस के टू से इंटू हुआ तो माइनस के टू वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए कब, जब हम कंपेयर करेंगे तभी तो मिलेगी। अब यहाँ पे एम देखो कुछ नहीं है तो वन है, एल वन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप जरा एम को कंपेयर करो आपस में, यहाँ पे एम वन बराबर किसके है, उस साइड एम एक्स के। तो मुझे बताओ जरा कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे x की वैल्यू मिल गई यहाँ से वन, बोलो, है ना, मुझे x की वैल्यू वन मिल गई, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे को देखता हूं कि यार मेरे पास ये आ सकता है क्या, हाँ, दूसरा देखता हूं l, इधर l कितना है, वन है, उधर कितना है l, y है, तो मुझे यहां से y की वैल्यू भी कितनी मिल गई, वन मिल गई। ये तो समझ में आ गया। अच्छा तीसरा भी देख ही लेते हैं, क्या पता हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि अगर y की वैल्यू यहां से वन आई है तो यहां से भी वन आनी चाहिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे t कितना है, माइनस का टू, इक्वल यहाँ पे t कितना है, माइनस का टू वाई। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू आपको मिलती है वन और y की वैल्यू भी आपको कितना मिलता है, वन। अब जैसे ही ये वैल्यू आपके सामने आती है, याद है कि वो नोट कर लें आप,
ठीक है, नोट क्या करना है यही देख लेते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए फोर्स, और के हम 1 मान लेते हैं। के क्या कर लेते हैं हम, ये एक्सपेरिमेंटली किसी ने सॉल्व किया तो के की वैल्यू 1 रखी गई यहाँ पे, और एम की वैल्यू 1, एक्स की मतलब सॉरी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और ए की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे वो भी 1 हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल एम ए। इसे नोट कर लें बच्चों, अच्छे से समझ लें। इसे हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं हमने किया क्या और इसे करते कैसे, कितना सॉल्व करने का कितना सिंपल तरीका। देखो यहाँ पे देखो कि ये एक इक्वेशन, ये एक आपको सामने एक होता ना कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को समझना है आपको। समझने के बाद आपको ये देखना है कि वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, फोर्स डिपेंड अपॉन अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन, राइट द इक्वेशन फॉर फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, पहला तो उस ऑब्जेक्ट के मास पे, और दूसरा डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे। तो मैंने देखो क्या किया, डिपेंड करता है इसका मतलब कि उससे कनेक्ट होगा, तो मैंने F प्रोपोर्शनल लिखा M। कैसे करता है मुझे पता नहीं, तो मैंने इसके ऊपर x फैक्टर या x पावर लगा दिया। F प्रोपोर्शनल A, यहाँ पे मैंने y लगा दिया। जब दोनों ही F हैं बराबर तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा, प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट किया गया, इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू लाएंगे कहां से, वैल्यू लाएंगे हमारे पिछली क्लास से। और पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर होता है डायमेंशन ऑफ RHS, अगर इक्वेशन सही है तो। इक्वेशन सही है तो यही तो होगा। तो हमने लिखा F इक्वल एम एक्स और ए वाई, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है मास mlt माइनस 2। यहाँ पे मास के लिए हमने डायमेंशनल लिखा m, और एक्सेलरेशन का हमने अभी पता किया, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, तो lt माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से पावर जो है आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पावर के ऊपर पावर है इस रूल की वजह से। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे सामने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सामने आ गए। अब देखो m को m से कंपेयर करना है, l को l से कंपेयर करना है, t को t से कंपेयर करना है। जैसे आप कंपेयर करोगे आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अगर z होता सुनना ध्यान से, हम तीसरा ऐसा भी करेंगे जिसमें z फैक्टर भी होगा, तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो वहां पे आपको z रखना है, और रखने के बाद आपके सामने जैसी वैल्यू आएंगे इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने पहले डिराइव किया था, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या कर लेना है, वैल्यूज जो x और y की निकली है उसे पुट कर दीजिए, आपके सामने आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो हाँ, इसी तरह से कुछ हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन के डायमेंशन एनालिसिस करके हम पता कर लेते हैं कि आखिर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। थोड़ा सा मुझे एंगल नीचे लेना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की चीजें दिखी नहीं। एक मिनट बच्चों, बस करता हूं अरेंज। हाँ, अब आया सर क्लियर व्यू। चलिए नोट कर लीजिए, यहां से आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा पेंडुलम से है, तो हमने पेंडुलम भी लगा दिया आपके लिए, जिससे कि हमें पता चले कि पेंडुलम आखिर होता क्या है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये। मान लीजिए ये पेंडुलम क्या करता है बच्चों, ऐसे समझो। पेंडुलम क्या करता है कि जब आप किसी पेंडुलम को इस तरह से छोड़ते हैं तो वो वापस आता है। देखो सिंपल सा समझो, ये गया इस तरह से और ये वापस आया। तो ये जब ऐसे गया और ये वापस आया, इसमें इसने क्या किया, एक पूरा ऑस्किलेशन किया, और इसके लगने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो जरा देखो, जब ये जा रहा है और मैं देखूं तो ये वापस आने में कुछ ना कुछ, सॉरी घड़ी तो है नहीं, तो ये जब जा रहा है और वापस आ रहा है तो इसे कुछ ना कुछ टाइम तो लग रहा है। तो अब ये जो पेंडुलम है, इसे जो टाइम लग रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आप ही को निकालना है, ठीक है। मतलब हम भी मदद करेंगे आपकी, लेकिन ये निकालेंगे कैसे, टाइम पीरियड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला
मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब कहने का मतलब है कि ये पेंडुलम है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल। लेंथ ऑफ द पेंडुलम का मतलब है कि जहां ये कनेक्ट है, ऊपर ऊपर की तरफ ये कनेक्ट है, तो इस धागे की लंबाई कितनी है, ये पूरा का पूरा थ्रेड जो है, या हम यहां से काउंट करें कि पूरा का पूरा जो थ्रेड से लेके यहां तक की जो लेंथ है, जहां से जॉइंट है ये, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है, आप जरा सोच के देखिए, पेंडुलम कहाँ आना चाहता है पेंडुलम कहाँ आना चाहता है, ये आना चाहता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, तो ये इस तरफ मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे ग्रेविटी खींच रही है। थोड़ा सा आपको अभी शायद कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आए, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कहाँ आना चाह रहा है, ये आना चाहता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे आना चाहता है, क्यों, क्योंकि इसे कौन खींच रहा है ग्रेविटी खींच रही है। तो इसके ऊपर कौन सी एनर्जी लग रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप आने वाली क्लासेस में एनर्जी के अंदर जब पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ये क्यों ऐसे मोशन कर रहा है। तो ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, अपने पास नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन नीचे की तरफ खींच तो रही है, लेकिन धागा इससे बंधा हुआ है, इस वजह से प्रॉपर नीचे नहीं जाता। आप जरा देखो कहां जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे, राइट। तो ग्रेविटी भी इसमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यहाँ मैटर करता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे करता है, लेंथ पे करता है, और करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं जी। ठीक है जी, ओके जी, करें जी। चलिए, तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप मुझे पॉज करें, मुझे रोक दें, चिपका दें, और आप इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें। बिल्कुल कोशिश करना है करने का आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, देख रहा था कि साफ दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आपके लिए, आई एम सो सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। किन किन पे, सबसे पहला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, तो हमने मास लिख दिया भैया, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है ना, पावर हमने एक्स लगा दी, ओके। अच्छा, टाइम पीरियड दूसरी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये करता है लेंथ पे, ठीक है भैया, हम इस पे पावर लगा दिया वाई। तीसरी चीज, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है जी पे, ओके भैया, इस पे हम क्या लगा देंगे, जेड लगा देंगे। देखो आ गया ना, जेड वाला भी आ गया, एक्स वाई और जेड, तीन फैक्टर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। अच्छा, ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको टी प्रोपोर्शनल है किसके, एम एक्स एल वाई जी पावर जेड। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर मैं टी यहाँ से कांस्टेंट हटाऊंगा तो के आ जाएगा, और के एम, यहाँ के की वैल्यू हर जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, के एम एक्स एल वाई जी जेड, ये हमारे सामने एक बेस इक्वेशन आ गई, जहां पे हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू रखनी है, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाए कि हमारी इक्वेशन सही है या नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। रूल हमें पता है, रूल ये होता है कि डायमेंशन जो होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड का सेम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों साइड का सेम होना चाहिए, इसे तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको दिखाई देगा अच्छे से। चलिए भाई, पैकअप हो गया आपका, ऊपर हो जाइए, ठीक है, और इसे हम यहाँ पे रोक देते हैं, ढंग से कर दें, नहीं तो पता चले क्लास चलती क्लास में फिर से नीचे आ जाए। चलिए, तो ये ऊपर जा चुका है, अब हमें सवाल करना है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे टी इक्वल किसके बराबर होगा, यहाँ पे एम एक्स एल वाई और जी जेड के। ठीक है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी, बच्चों लिख दिया हमने। अच्छा, दूसरा m, इसके लिए हम m लिखेंगे यहाँ पे, ओके, और x लिख देंगे। ठीक है, या अभी ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो फिर कहोगे सर ये तो अभी आपने क्या ही कर दिया। इसके बाद लेंथ के लिए l पावर y, g, g क्या है यहाँ पे बच्चों, g है
एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन का पढ़ा था, क्या होता है, LT-2। तो LT-2 होता है, तो हम इसमें वही लिखेंगे ग्रेविटी के लिए LT-2 और होल पावर क्या आ जाएगी, Z। आ गया यहां तक। इसके बाद क्या करना है, इधर देखो m कितना है बच्चों, 0 है, L कितना है, 0 है, T कितना है, 1 है। अच्छा, जो चीज नहीं है वो तो 0 ही लिखेंगे ना हम। यहाँ पे m कितना है, 0, L कितना है, 0 है ही नहीं तो 0 है, और T कितना है, 1 है, क्योंकि T पे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, सबका मालिक एक। m कितना है, इस तरफ देखेंगे बच्चों, m है यहाँ पे पावर पे एक्सेस के साथ, ठीक है। L को देखो, L यहाँ पे देखो, L की पावर कितनी है, y, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे L कितना है, इसकी पावर हो जाएगी z, और तीसरा हम देखेंगे ये कितना हो गया, t हो जाएगा -2z, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, ये तो पता है ना आपको, बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है बच्चों। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, 0, L 0, T 1, और यहाँ पे हो जाएगा mx, और L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा आपका y प्लस z, ठीक है। और t कितना हो गया, -2z। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, अब यहां से हम देखेंगे, सबसे पहला m को m से कंपेयर किया, किसको किससे कंपेयर किया, m को m से कंपेयर किया। तो अगर m को m से कंपेयर करेंगे, ये तो कट गए सारे सर, हाँ। अगर मैं m को देखूं, यहाँ पे m 0 है बराबर ये m x है, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 0, ये आ गया, ठीक है। ये तो मिल गया मुझे x बराबर 0, चलिए ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या है हमारे सामने, दूसरा है L 0 है, लेकिन L यहाँ पे कितना दिया गया है, y प्लस z। तो इसका मतलब है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं y प्लस z बराबर 0, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन हमें क्या मिल रही है, तीसरी इक्वेशन मिल रही है बच्चों हमें यहां से कि t को t से कंपेयर किया, तो t की पावर 1 बराबर यहाँ पे आ गया t -2z। तो मुझे यहां से मिल गया, क्या मिल गया, 1 इक्वल -2z। चलिए, तो इधर से अगर मैं देखूं, मुझे z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी यहां से z इक्वल, ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2, माइनस का 2 नीचे आ गया तो क्या हो गया, 1/2, ठीक है। चलिए भाई, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे 1/2 आ गया, ये क्या की वैल्यू आ गई, माइनस की, जिसमें आ गया 1/2। अब आते हैं हम अगली चीज पर। अगला चीज क्या है, अगर मैं z की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो y यहाँ पे लिखूंगा माइनस के 1/2 z की जगह बराबर 0। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ज्यादा स्टेप बढ़ाने से अच्छा है हम लिख देते हैं y इक्वल 1/2। तो मेरे पास x की वैल्यू है, मेरे पास y की वैल्यू, मेरे पास z की वैल्यू, मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब मेरे पास अगर तीनों वैल्यू हैं तो मुझे करना क्या है, ये जो मेरी बेसिक इक्वेशन निकली थी इसके अंदर ये सारी वैल्यू रख देनी है। तो देखते हैं क्या बनेगा, t इक्वल, इसको तो हम 1 मान लेते हैं, या यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 2 पाई, कांस्टेंट कितना आएगा बच्चों, 2 पाई, 1 नहीं मानेंगे इस बार, सॉरी। और अब देखते हैं मास की जगह पे हमने 0 कर दिया, क्योंकि तो x की वैल्यू तो 0 है। l की वैल्यू कितनी है, तो l के ऊपर पावर कितनी है, l के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 1/2, बहुत बढ़िया। और z पे कितना है, z पे है माइनस के 1/2। अब बच्चों आप लोग एक बात जानते हैं, पता नहीं कितना जानते हैं, हम यहाँ साइड से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, यही देखेंगे आप लोग। तो हमारे सामने देखिए t इक्वल 2 पाई m0 l 1/2 और सॉरी z नहीं होगा, g होगा, g -1/2, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब देखेंगे t इक्वल 2 पाई लिखा रहने दिया हमने, m0, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो बन जाता है 1, याद रखना क्या बनता है 1। अगर a की पावर 0 है तो बनेगा 1। कोई भी
लेटर उसके पास अगर जीरो पावर है तो वो वन होता है, जीरो नहीं होता। अगर जीरो होगा तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, फिर तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। तो जीरो की जगह नहीं आएगा, वन आएगा, ठीक है। एल पावर वन बाई टू। अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एल की पावर वन बाई टू अपॉन, ये माइनस में तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, जी की पावर वन बाई टू। अच्छा दोनों पे पावर सेम है तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टू पाई एल बाई जी, और पावर कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। वन बाई टू होने के बाद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता कर लें कि अगर किसी भी चीज की पावर वन बाई टू होती है तो उसका मतलब उसका हम ऐसे रूट में लिख सकते हैं उसको, मतलब रूट हटने पे पावर वन बाई टू लगती है। याद रखेंगे इस बात को, हाँ पता होगा इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स। तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया आपका टू पाई रूट के अंदर एल बाई जी। नाइस, ये निकल आया आपका टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका t इक्वल टू पाई रूट के अंदर एल बाई जी। मतलब कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किस चीज पे, फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, उन्होंने दिया है बट ये इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मास यहाँ पे नहीं है। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिन पे क्या करता है वो 100% डिपेंड करता है। एक बार नोट कर लें इसे। अच्छा तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसे आप लोग ट्राई करेंगे अच्छे से, और ये करना कि आपसे हो पाए सॉल्व, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। चलिए समझते हैं। या ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये सर्कल ही बेकार बन गया, छी 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 छी। ये मान लीजिए कोई सर्कल है, आप बनाना ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और वो किसी सर्कुलर मोशन को कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर वो किसी धागे से बंधा हुआ है, किसी धागे से बंधा हुआ है, कोई पत्थर है, मास m है जिसका, वो धागे से बंधा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम एक बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। बराबर ही होते हैं दोनों, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या, कि ये जो जिस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है या जिस धागे से बंधा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन मास कॉमा, अच्छा मास m लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पे r है। और तीसरी चीज, जब ये घूमेगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। देखो दो तरह की वेलोसिटी होती है, एंगुलर लीनियर, तो यहाँ पे हम लीनियर समझेंगे। ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, एंड वेलोसिटी v। तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है राइट द इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, आपको इक्वेशन लिखनी है। चलिए आप एक बार इसे ट्राई करके देखें, और आप अगर इसे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम जरूर आपको करके बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहे मुझे पॉज कर सकते हो, नहीं करना चाहते पॉज तो कोई बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, फोर्स किन चीजों पर डिपेंड कर, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स है वो तो एक तरह का। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इसकी पावर हमने x बना दी। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने लिखा रेडियस पे, r पे, इसको हमने y रख दिया। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v, और ये हमने z लिखा दिया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, सब एक ही घर के हैं, तो ये क्या हो जाएगा सब f के बराबर हैं, मतलब f पे ही डिपेंड करते हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा mx ry और vz, राइट। ये हमने इसकी पावर लिख दी। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म थक गया मैं बोलते बोलते, इसलिए थोड़ा सा चुप रहूंगा। ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई। इस बेसिक इक्वेशन से क्या करेंगे, हमें ये डिराइव करना है, पता चलेगा क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अभी हमें ये पता चल चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें बराबर होनी चाहिए। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एफ इक्वल किसके है, एम एक्स, दूसरा क्या है आर वाई, तीसरा क्या है वी जेड। अब आप जरा देखें ध्यान से यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। मुझे लगता है ये तो अब रट गया होगा आपको। अरे सर रट गया बुरी तरह से, नाम भूल जाएंगे पर इसको नहीं। सुनो, दूसरा एम मास, एम हो जाएगा, इस पे पावर कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। दूसरा क्या है रेडियस। अच्छा रेडियस का भी नापते हैं भैया, लेंथ में नापते हैं रेडियस, किसी भी चीज की रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपकी वाई। वेलोसिटी वी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एल टी माइनस वन। कितना होता है बच्चों, एल टी माइनस वन, और ये हो जाएगा जेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी के पावर्स को लगा देंगे, तो कितना होगा एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल, यहां से देखेंगे कितना आएगा एम एक्स, और यहां से आ जाएगा एल, ध्यान से देखना एल वाई, और यहां से कितना आ जाएगा एल, ओहो ये तो दो आ गए, एल एल जेड, और टी माइनस जेड। माइनस वन से जेड का इंटू करूंगा तो कितना आएगा माइनस का जेड। आपको दिख रहा है यहाँ बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, बहुत बढ़िया। एक एक स्टेप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी लर्निंग फेस है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो जब आप सीख ही जाएंगे तो फिर तो पता ही है कि आप कितना फुर्ती में करेंगे, आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो सीधा सवाल देखा और सीधा सटाक से आंसर। तो कितना हो जाएगा y प्लस जेड। लेकिन कभी कभी स्कूल्स में आपसे डिटेल में पूछा जाता है, देन यू हैव टू राइट इन द डिटेल्स। हो ये लीजिए आपके लिए डिटेल में, ये लिख दिया हमने, पावर हो गया यहाँ पर माइनस। चल अब इनको कंपेयर कर दो, कंपेयर कर देंगे तो क्या होगा जरा देखें, m को हमने कंपेयर किया m से, तो क्या हो गया, यहां से हमें मिला x इक्वल वन। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, क्या बात है, एक चीज तो हमें मिल गई। दूसरी बात l को कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं l इधर कितना है, वन है, तो l1 बराबर उधर कितना है, उधर भी है बच्चों y प्लस जेड। इसका मतलब है हमें यहाँ पे मिल जाएगा y प्लस जेड इक्वल कितना, वन मिल गया। ये तो अटका दिया, अभी नहीं मिला, तीसरे से निकालते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहां से देखेंगे कितना मिलेगा हमें, t माइनस टू, ये इधर कितना है t माइनस के z। ओके, तो यहां से z कितना मिल जाएगा बच्चों में, z मिल गया हमें टू, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो z कितना मिल जाएगा हमें, टू मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर z टू मिल गया तो z हम यहाँ रख दें, तो z अगर हम जैसे यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल यहाँ पे लिखेंगे प्लस का टू इक्वल वन, y क्या होगा, वो माइनस चला जाएगा, तो माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस टू, तो y बराबर आ गया माइनस का वन। ओ y बराबर क्या आ गया, माइनस का वन। हमारे सामने x y z तीनों आ गए। अब जैसे x y z तीनों आ जाते हैं, हम इसे वापस से किसमें रखते हैं, जो हमारी इक्वेशन हमने निकाली थी। सबसे पहले देखेंगे m, ठीक है, इस बार कांस्टेंट फिर से वन लगेगा फोर्स के लिए, तो यहाँ पे m देखेंगे, m पे पावर वन आ जाएगी। ठीक है, r पे देखेंगे क्या है, y है, y पे क्या हो जाएगा, y पे क्या होगा, तो y पे हम लगा देंगे माइनस वन। उसके बाद v पे क्या होगा, v पे देखेंगे z है, तो v पे कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल m v स्क्वायर अपॉन, इस पर पावर वन, माइनस वन है तो नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं f बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस लेक्चर में आपने जो सीखा है बच्चों, वो ये सीखा है कि आपके सामने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए
और आपको बस इतना बता दिया जाए कि इनके बीच में रिलेशन है। मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आसानी से उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये आपको 11th क्लास में पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में सिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको पहला ही चैप्टर निकलता है मुंह से, ठीक है, लेकिन है दूसरा। तो यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं ना, ये अभी हमें लग रही हैं लेंथी, कितना बड़ा जा रहा है सर, इतना बड़ा अगर हम करेंगे एग्जाम में। आपके 11th के जो स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये चलेगा, लेकिन जो नीट एग्जाम्स हैं या आईटी एग्जाम है उनमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है इतनी लंबी कैलकुलेशन। वो फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, लगातार लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट द शॉर्ट ट्रिक बाय योरसेल्फ। खुद का तुम्हारा अपना शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। मैं आपको मैं आपको यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूँ और आपके सामने जो भी चीजें हैं आप अपने हिसाब से इसको नोट करें, ठीक है। जैसा मैंने किया, डोंट वरी, आपको वैसा नहीं करना है, आप तो अपने हिसाब से कुछ करो, आपको क्या लगता है कि आपको कैसे समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, एक बार इसे नोट कर लें। उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो सीखा वो आपके काम आएगा। और अब अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो क्लास रहेगी हमारी, वो इसी के अगले टॉपिक पर रहने वाली है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर। और साथ ही साथ हम इनके ऊपर भी कुछ पीवाईक्यूज लेके आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्या आता है, पीवाईक्यूज या फिर आपकी अगली क्लास। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।